हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और मेरी गारंटी है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो पहले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं, क्योंकि पेपर कहाँ है बेटा, मैंने स्क्रीनशॉट चिपकाया है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े ब्लर भी हो सकते हैं। कह रहे हैं कि पहले जो है ना क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में, कह रहे सब समीकरण आपको ये दे रखा है, मूलों का योग क्या होगा। तो कई बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर हमारा दूसरा चैप्टर नहीं है, पर देखो बेटा मूलों का योग पूछा गया है, चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड कर जाता है ना। तो शून्यकों का योगफल, शून्यों का गुणनफल, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये मत सोचना कि नहीं पूछे जाएंगे, पूछे जाएंगे, तो इसकी तैयारी कर लेना। तो देखो बेटा हमें जो समीकरण दे रखा है, मैं डिटेल में सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं हमें क्या दे रखा है। यहाँ लिखेंगे हम, दिया है हमें जो समीकरण दे रखा है उसको हम लिख देते हैं। समीकरण दे रखा है ना, दिया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, 5x² माइनस के 3x प्लस के 2। तो यहाँ पर हमारे पास a के स्थान पर क्या है 5, b के स्थान पर क्या है x का गुणज माइनस के 3 और c के स्थान पर है प्लस के 2, ठीक है। हमें क्या पूछा गया है बच्चों, हमें पूछा गया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है। मैं डिटेल में करा रहा हूँ ताकि एक नया बच्चा भी देख के सीख पाए। इसका जो सूत्र होता है शून्यकों का योगफल का, वो होता है माइनस के b बट्टा a, ठीक है। b कितना है हमारे पास माइनस के 3, a कितना है 5, माइनस माइनस प्लस 3 बट्टा 5, प्लस के 3 बट्टा 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं अगर 3 cot a 4 हो तो sec a का मान क्या होगा। देखो बेटा हमें दे रखा है 3 cot a बराबर 4, cot a का मान निकालना है, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, ठीक है। तो cot का उल्टा 10 होता है, तो अगर 10 का मान निकालोगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। cot का उल्टा होता है 10। हमें क्या निकालना है sec, ठीक है। आप जानते हो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है sec स्क्वायर ए। तो अगर आपको sec निकालना है तो वर्गमूल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बस हम मान रखेंगे, 10 का मान 3 बट्टे 4 रख दिए, स्क्वायर कर दो, ठीक है। आगे हल करते हैं, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ठीक है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लेंगे, लॉसुपा आ जाएगा 16, एक कम से लो, 1 नंबर 9, ठीक है। हल करेंगे, ऊपर आ जाएगा 25 बट्टे में 16, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, तो आंसर आ जाएगा 5 बट्टे 4, 5 बट्टे 4। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं समीकरण x माइनस वाई बराबर 2, एक्स प्लस वाई बराबर 2 का हल क्या होगा। पहला समीकरण ये है, दूसरा है, हल करना है। मैं अगर जोड़ूंगा तो प्लस माइनस वाई का टर्म 2x 2 2 4, 2 2 नहीं 4, तो x बराबर आ जाएगा 2 प्लस का 2, x बराबर 2 प्लस का कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो आगे हल करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। देखो x माइनस वाई बराबर 2 है, x का मान 2, ठीक है। तो प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का इधर आके प्लस का, तो y का मान देखो आ गया ना 0। यहाँ पर देखो और पहले से ही आ गया था, क्योंकि प्लस का 2 और कहीं पर नहीं है x, तो यही सही होगा सेकंड ऑप्शन। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य निकालते कैसे, 1 से 9 तक सभी संख्याओं को जोड़ दो, कितनी संख्या होगी 1 से 9 तक, 9 ही होंगी। जितनी संख्या है उससे फिर क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो देखो कैसे ट्रिक क्या है, 10 20 30 40 और 5 45, 9 पंजे 45, आंसर आ जाएगा 5, सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ो, क्या यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य इतना है, माध्यिका इतनी है, तो उसका बहुलक क्या होगा। तो देखो बच्चों बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य,
ठीक है। तो 3 माध्यिका में दे रखा है 20, माध्य में दे रखा है 20.5, तो 20 3 60 और ये आ जाएगा कितना 40 और 1 41, तो आंसर आ जाएगा 19। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है। इसके समांतर ये रेखाखंड है पी क्यू बट्टा बी सी। पी क्यू देखो बेटा कहाँ है, पी क्यू बट्टा जो बी सी है वो 1:3 है, तो ए पी अनुपात पी बी, ए पी अनुपात पी बी हमें कितना होगा वो बताना है। तो देखो बेटा अगर मैं सिंपली बात करूँ, क्योंकि त्रिभुज है ये भुज इसके समांतर है ना, तो ये छोटी वाली जो त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है। चूंकि त्रिभुज ए पी क्यू समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है, क्योंकि MCQ है तो उसी हिसाब से करेंगे। तो देखो बेटा इसका ये पी क्यू, ठीक है, ये इसका पी क्यू और इसका बी सी वो बराबर होगा किसका, हमें क्या निकालना है, पी क्यू अनुपात बी सी, सॉरी ए पी अनुपात पी बी हमें निकालना है। तो इसका ए पी और इसका पी बी, इसका ए पी हो जाएगा और इसका हो जाएगा बट्टे में ए बी, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। आपको क्वेश्चन में पी क्यू बट्टा बी सी, ठीक है, वो दे रखा है 1/3, ठीक है, और आपको ए पी तो निकालना है, ठीक है। और ए बी को आप कैसे लिख सकते हो, ए बी को आप लिख सकते हो ए पी प्लस पी बी, तो यहाँ लिख दूंगा ए पी प्लस पी बी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं तिरछे गुणा कर दूंगा तो यहाँ से आ गया 3 ए पी और 1 से गुणा करेंगे वही रहता है, ठीक है, प्लस का ए पी इधर आके माइनस का ए पी हो गया, ठीक है। यहाँ थोड़ा आपको समझ में नहीं आया होगा, देखो यहाँ पर 3 ए पी है, प्लस का ए पी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का ए पी, ठीक है। यहाँ से बचेगा 2 ए पी, उधर बचा बी पी लिखो या पी बी लिखो, बात एक ही होता है। ए पी इधर गुणे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकता हूँ मैं, ये पी बी गुणे में इधर आके बट्टे में आ गया और ये 2 गुणे में इधर बट्टे में आ गया। तो ए पी अनुपात जो पी बी होगा वो होगा 1/2, यानी कि बट्टे का मतलब ही होता है अनुपात, 1:2, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ो। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि यदि ये जो संख्या है इनका माध्य 15 हो तो x का मान क्या होगा, माध्य दे रखा है, ठीक है। कौन नंबर करेंगे हम, पहले कौन नंबर कर रहे, माध्य दे रखा है तो यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है ना। एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे ही मैं करवा रहा हूँ। माध्य आपको दे रखा है कितना, माध्य 15 दे रखा है, ठीक है। इसलिए आप जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, जितनी भी संख्या आपको दे रखी होती है उनको आप जोड़िए, 27 + 23 x - 4 x + 4 15 3 और 7, तो कितनी संख्या हुई हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएँ है ना, 3 4 5 6 7 संख्याएँ। इनका जो माध्य है वो 15 दे रखा है, 7 संख्या है तो 7 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। माध्य ऑलरेडी 15 दे रखा है, ठीक है। ये बट्टे का साथ दे रखा है, गुणे में आ जाएगा। इधर देखो बच्चा हल करना है, थोड़ा सा हल कीजिए, प्लस का 4 माइनस का 4 कटा, 7 और 3 10 हो गए, ठीक है। और ये हो गया 50, ये हो गया 10, ठीक है। तो 50 और 10 60, 60 और ये कितना 15 45, 75 45 बोल रहा हूँ, 60 और 15 कितना हो गया 75, और ये x और x कितने हो जाएंगे 2x, ठीक है। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 5 35, हाथ से लगा 3 7 1 7 और 3 105, 15 7 105 प्लस का 75 इधर के माइनस का हो जाएगा, घटाओ 5 में से 5 गया 0, ठीक है। और ये 3, ठीक है, 2x और 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो गया बच्चों बट्टे में, काटोगे
तो 15 आ जाएगा। x का मान कितना होगा बच्चों? 15। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पार्ट पे, ख नंबर पर। हमें क्या बोल रहे हैं? एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा मीनार है, ठीक है, और ये इसकी छाया है ज़मीन पे जो बनी, और उस पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो हमें निकालना है। मान लेते हैं कि जो उन्नयन कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है, तो यहाँ लिख देंगे माना उन्नयन कोण थीटा है, जिसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो है आपकी मीनार है, ठीक है, और ये आपकी क्या है बच्चों? छाया। कुछ मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 20 मीटर, और छाया जो दे रखी है वो दे रखी है 20√3 मीटर। तो ये और ये दूरी पता है, इनके बीच में ही संबंध लगाना है। आपको पता है बेटा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, इसलिए त्रिभुज का नाम दे दो इसे ABC। त्रिभुज ABC में प्रॉपर वे में लिखना है एग्जाम में। आपको AB पता है, आपको BC पता है। लंब बट्टे आधार क्या होता है? tan थीटा। AB का मान है 20, BC का मान है 20√3, 20 से कम 20 से घटा। ठीक है, इधर 1/10√3 है, इधर tan थीटा बीच में बराबर है, तो tan थीटा में मान सोचिए। tan 30 का मान होता है 1/10√3। tan से tan हटा, थीटा की तुलना हो जाएगी, थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। तो जो उन्नयन कोण होगा वो बच्चों कितना होगा? 30 डिग्री होगा। कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया आपका आराम से। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 10 व्यक्तियों के भार का जो माध्य है वो इतना है, उनके भारों का योगफल कितना होगा? क्या दिया है? 10 व्यक्तियों के भार का माध्य दे रखा आपको इतना, इसलिए उनका योगफल निकालना है आपको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस 10 से गुणा कर दो, 10 के स्थान के बाद आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला है कि अगर द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो के का मान क्या होगा? मूल बराबर होने पे क्या होता है बच्चों? विभक्तिकर का मान 0 होता है। तो लिखेंगे दिया है, आपको द्विघात समीकरण दे रखा है। क्या दे रखा है द्विघात समीकरण? 2x² माइनस के 5x प्लस के बराबर 0। ठीक है, यहाँ एक के स्थान पर x² गुणा 2 है। ठीक है ना, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, और b हमारे पास माइनस के 5 है और c हमारे पास k है। प्रश्नानुसार यदि मूल समान है तो, अगर मूल समान होते हैं तो बच्चों क्या होता है? d का मान 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट विभक्तिकर का मान 0 होता है, यानी कि b² माइनस 4ac का मान 0 होता है। ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं, मान रखेंगे हम। b का मान कितना है? माइनस के 5, 4a का मान है 2, c का मान है k। 5 का वर्ग कितना होता है? 25, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 4 दूनी 8, माइनस के 8 इधर आके प्लस के 8 के हो जाएगा। ठीक है, और 8 जो उधर गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में। तो के का मान होगा 25/8।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके पास दो घनाभ है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये एक घन है, ठीक है, ऐसे ही सेम टाइप के दो घन है। ठीक है, इन दोनों घन को आपस में ज्वाइंट करके एक क्या बनता है बच्चों, घनाभ बनता है। ठीक है, एक क्या बनता है, घनाभ बनता है। मान लेते हैं जो घन की भुजा ए है, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होती है। ठीक है, ये हमारा घन है और ये हमारा घनाभ है। तो इस लंबाई जो कि ये और ये जुड़ के लंबाई देगा घनाभ में, तो जो लंबाई होगा वो क्या होगा, 2a होगा। चौड़ाई वही रहेगी, ऊंचाई भी वही रहेगी घनाभ की। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना घन की भुजा ए सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है बच्चों, क्या दिया है क्वेश्चन में, हमें दे रखा है घन का आयतन। घन का आयतन 64 दे रखा है। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है बेटा, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3। 64 को लिख सकता हूँ मैं 4 की घात 3। तुलना करूंगा घातों से, 3 से 3 हटा, एक का मान कितना आ गया, 4। ठीक है, इसलिए घनाभ की विमा, पहले लिखेंगे लंबाई L बराबर, ठीक है, फिर लिखेंगे चौड़ाई P बराबर, फिर आएगा ऊंचाई H बराबर। ठीक है ना, तो लंबाई है 2a के बराबर, चौड़ाई है a के बराबर और ऊंचाई भी है a के बराबर। तो 2a 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ये a है यानी कि 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। जैसे मैं लिख रहा हूँ ना बच्चों, बिल्कुल वैसे करना है, शॉर्टकट करोगे नंबर कटेंगे। तो फिर यहाँ आ जाएगा प्रश्न आंसर। क्या है प्रश्न आंसर में, क्या निकालना है बेटा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जिसका सूत्र होता है क्या बच्चों, 2LB + BH + HL, 8 × 4। ठीक है, 4 × 32, अच्छा को 16, 4 × 32, 32 32 64 और 16 80, 2 × 80, 80 दूनी 160। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। को सारणी दे रखी है, माध्यिका निकालना है। सो देखो बेटा, पहले हम क्या बनाएंगे, टेबल बना लेते हैं फिर से एक बार। ये वर्ग अंतराल आ जाएगा, ये बारंबारता आ जाएगी और नेक्स्ट में आपकी संचय बारंबारता आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखिए कि वर्ग अंतराल नहीं, यहाँ बारंबारता और यहाँ पर संचय बारंबारता। वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 10 पे समाप्त होता है, 10 से शुरू हो रहा है, फिर आपका 20 से 30, फिर आपका है 30 से 40, 40 से 50 और एंड में 50 से 60। पहला है 7, फिर 12, फिर 18, फिर 15, ठीक है, फिर आपका है 10 और लास्ट में 3। ओके, ये CF कैसे निकालते हैं, 7 का 7 यहाँ आ जाएगा, 7 में 12 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 19। ठीक है, 19 पे हम 18 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8 और 9 17, से लगा 1 2 और 1 3 37। 15 जोड़ेंगे इसमें 7 और 5 12, से लगा 1 3 और 1 4 और 1 5 52। 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 62, 62 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65। इन सब को भी जोड़ोगे तो कितना आएगा 65। ठीक है, और
इसे कहा जाता है n। ठीक है, हमारा जो माध्यक का सूत्र होता है, माध्यक को माध्यिका भी कहा जाता है, माध्यिका का जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस का CF बट्टे में F गुणे में H। ये होता है माध्यिका का बच्चों सूत्र। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, n/2 पद लेना है। n/2 यानी कि 65/2 काटो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 5 10। 32.5 से ज़्यादा ढूंढना है हमें, कहाँ पर, CF में। तो ये तीसरे नंबर पे आ गए 32.5 से ज़्यादा, जो पहली बार मिलता है। ठीक है, चलते गए। तो ये जो हमारा है, ये जो वर्ग अंतराल है, इसे हम क्या कहते हैं बेटे, यहाँ लिखना होता है टोटल या कुल, इसे कहते हैं माध्यक वर्ग। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि माध्यक वर्ग हमारा है 20 से 30। ठीक है, तो ये होता है L निम्न सीमा। ठीक है, कितने कितने का अंतर है, 20 से 30 में 10 का अंतर है, तो H हो जाएगा 10। ठीक है, ये जो बच्चों हमारा है F कॉलम में मिला ना, ये F होता है, और जहाँ से आपने ढूंढा था उसके जस्ट ऊपर वाला 19, ये आपका CF हो जाएगा। CF आपका 19 है, F आपका 18 है। सारे मान मिलके सभी मानों को यहाँ रख दो। ठीक है बेटा, और इसको हल करो। ओके, हल करते हैं इसको, मान रखते हैं। तो L का मान कितना है बच्चों, L का मान हमारा पास हमें मिला है 20, n/2 का मान 32.5। ठीक है, उसके बाद CF का मान कितना है हमारे पास 19, H का मान कितना है बेटा 10, और F का मान हमारे पास कितना है बच्चों 18। ठीक है, हल करते हैं, 2 5 10, 2 9 18, यहाँ से 20 प्लस 32.5 में से क्या घटा देना है 19, तो ये आएगा 13.5, ऊपर गुणे में 5 है, बट्टे में 9 है। ठीक है, 13.5 को अगर हम गुणा करेंगे 5 से, तो ये आपका आ जाएगा 67.5, उसको भाग देना है 9 से। ठीक है, तो 9 से भाग चला जाएगा पूरा, तो 20, 9 से जब भाग दोगे बेटा तो ये आ जाएगा 7.5, जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 27.5। ये आपको आपका माध्यक दे देगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आगे बच्चों कहीं पे भी कोई डाउट हो, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। कह रहे समीकरण के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 का है ना, चैप्टर नंबर 2 का है, तो फिर भी आपसे पूछा गया है, और कई बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, आपके सिलेबस में है, ये सब पढ़ लो। देखो समीकरण आपको क्या दे रखा है वो हम लिख देंगे, दिया है ये समीकरण दे रखा है। यहाँ पर a के स्थान पर कितना एक्स का गुणज कुछ नहीं तो 1, b के स्थान पर माइनस के साथ x का गुणज, और c के स्थान पर कितना है 12। हमें बोला मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। मूलों के व्युत्क्रम मान लेते हैं, यदि मूल अल्फा व बीटा हो तो मूलों का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। यहाँ लिख देना प्रश्नानुसार कि मूलों का जो व्युत्क्रम उनका योगफल ज्ञात करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से लॉसअप आ जाएगा अल्फा गुणा बीटा, बीटा एक कम बीटा और अल्फा एक कम अल्फा। तो इसको ढंग से लिख दो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योगफल, जिसका सूत्र होता है -b/a, और ये इसका सूत्र होता है c/a। इसके बट्टे में इसके बट्टे में कटा, ऊपर से -b, नीचे से c बचा। माइनस का b का मान है माइनस के साथ, ठीक है, b का मान माइनस के साथ, और c का मान है 1, माइनस माइनस प्लस 7/, किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं, जो ऊपर होता है वही आ जाता है आंसर। तो कितना आ जाएगा आंसर, 7। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
दो संख्याओं का योगफल 85 है। जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या से 4 गुने से 5 अधिक है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है। माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y। प्रश्न में क्या बोले? दोनों संख्याओं का योगफल प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, प्रथम संख्या में क्या बोले? संख्याओं का योगफल। एग्जाम में जैसे लिखना है ना, वैसे ही लिख रहा हूँ। 85 है, यानी कि x और y को अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 85। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला समीकरण। ओके, पहला समीकरण हो गया। अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के 4 गुने से, छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा है। ठीक है, अब हल कर दो। x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रख देंगे तो 1 क्या है बेटा? यहाँ x का मान रखना है बच्चों 4y + 5, और यहाँ पर ऑलरेडी y है और इस तरफ है 85। 4y और 1y, ये हो गया 5y, प्लस का 5 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? -5। तो यहाँ 80 बचा, 5 गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा। 5 कम 5, 5 छंग 30। ठीक है, तो y का मान आ जाएगा 16। तो छोटी संख्या होगी कितनी? 16। अब y का मान यहाँ रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो। x बराबर है आपके पास 4y + 5, तो 4y का मान है 16 + 5, 16 चौको 64 + 5, तो यह आ जाएगा 69। तो जो बड़ी वाली संख्या होगी वो 69 होगी। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण इतना और इतना एक अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल की कंडीशन लगानी है। प्लस का 1 इधर के माइनस का 1 हो जाएगा, ढंग से लिख देते हैं एक साथ। ठीक है, और जो दूसरा समीकरण आपको दे रखा है वो है प्लस का 7 दे रखा है, माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ a1 कितना है? 2, b1 कितना है? y का गुणज k, c1 कितना है? -1, a2 है 3, b2 है -5 और c2 है -7। ठीक है जी, प्रश्नानुसार अद्वितीय हल के लिए अद्वितीय हल के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता b1 बट्टा b2 के। ठीक है, a1 का मान है 2, a2 का मान है 3, b1 का मान k, b2 का मान है -5। तो -5 दूनी 10 बट्टे में 3, तो k का मान -10/3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में।
एक शंकु के आधार की त्रिज्या इतनी है और ऊंचाई इतनी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले शंकु बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा शंकु है। शंकु में ये बोला गया है कि जो हमारी त्रिज्या है और जो ऊंचाई है h, वो त्रिज्या में दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, जिसे मैं 7/2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, और जो ऊंचाई दे रखी है मुझे 12 सेंटीमीटर। तो मुझे तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। पहले काम तो ये करना है, उसके बाद इसका आयतन भी हमें निकालना है। ठीक है, चूंकि तिर्यक ऊंचाई को हम L से प्रदर्शित करते हैं, जिसका सूत्र होता है √h² + r²। ठीक है, h का मान है 12, r का मान है 7/2। ठीक है, इसको आगे हल करते हैं। 12 का वर्ग 144, 7 का वर्ग 49, 2 का वर्ग 4, लॉसोपा 4 आ जाएगा। 4 को 144 से गुणा करेंगे 576, और इसके बट्टे में कुछ नहीं थे। 1 को 49 से गुणा करेंगे 49, तो ऊपर जोड़ेंगे तो 625, नीचे आ जाएगा 4। 625 का वर्गमूल 25, 4 का वर्गमूल 2, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 12.5। तो पहला आंसर L का जो मान है वो आएगा 12.5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई। पुनः हमें क्या निकालना है बच्चों? शंकु का आयतन। ठीक, जिसका सूत्र होता है 1/3 πr²h। पाई का मान 22/7 रखेंगे, कुछ बोला नहीं गया तो। आर का मान 7/2 है, स्क्वायर तो 2 बार गुणे में आ जाएगा, और एच का मान है 12। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 2 1 कम 2 1 कम, 2 छंग 12, ऊपर आ जाएगा 7 छंग 42 गुणे 11, बट्टे में कितना है? सिर्फ 3। 11 दूनी 22, हासिल लगा 2, 11 चौके 44 और 2 46 बट्टे 3। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 कम 3। ठीक है, 1 बजा 3 बचे 15, 1 बजा 3 चौके 12, तो आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अगर tan A cot B के बराबर हो तो हमें A + B को 90 सिद्ध करना है। ठीक है, दिया है हमारे पास, क्या दे रखा है हमें मेरे पे दे रखा है tan A जो है बच्चों वो cot B के बराबर है। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है? जैसे एग्जाम में लिखना है बच्चों, बिल्कुल वैसे लिखवा रहा हूँ। हमें सिद्ध करना है A + B = 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ अपन को सिद्ध करनी है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि हमारे पास क्या है बच्चों, tan A बराबर है cot B के। जब भी चिन्ह बराबर का आता है बच्चों, हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ सेम करते हैं, या तो tan करना है या cot करना है। तो आप जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है? cot 90 - थीटा क्या होता है? tan थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा को मैं इस तरीके से तोड़ के लिख सकता हूँ, लिख दो। तो ये cot 90 - थीटा, थीटा की जगह पे क्या है? A है, इधर भी cot हो गया। ठीक है, बराबर है तो cot से cot हट गया, यहाँ बचा 90 - A, इधर बचा B। माइनस का है वही उधर आके प्लस का हो गया, और उधर पहले से ही प्लस का भी उपस्थित है। यही तो आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना है और B के निर्देशांक इतना है। ठीक है जी, हम क्या, हमारे पास क्या बोला? एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त है, वृत्त का व्यास हमें दे रखा है। ठीक है, ये वृत्त का व्यास है और यहाँ हमारा वृत्त का केंद्र है O। ठीक है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात किया जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है। तो ये A है और ये B है।
ए का जो निर्देशांक है वो हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं उस बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई है, और बी का व्यास जिसका केंद्र हमें दे रखा है 2, -3, और बी के निर्देशांक दे रखे हैं 1, 4। जो केंद्र होता है वो मध्य बिंदु होता है इस रेखाखंड का, व्यास के बीचों बीच वाला बिंदु क्या है, केंद्र है। तो यहाँ आपको पता ही है कि ये जो ओ है वो है बटा मध्य बिंदु, ठीक है, इस ए बी का। तो यहाँ मैं लिख दूंगा चूंकि ओ क्या है बेटा, ओ है मध्य बिंदु किसका, ए बी का, है ना। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2। मध्य बिंदु का सूत्र आपको पता ही होता है, x1 + x2 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में 2, ठीक है, यही चीज़ होती है। अब ओ बिंदु तो पहले ही दे रखा है 2, -3, ठीक है। मान रखेंगे x1 का मान 1 है, x2 का मान x बट्टे में 2, y1 का मान 4, y2 का मान y बट्टे में 2। ये चीज़ इसके बराबर होती है, ये चीज़ इसके बराबर होती है, ठीक है। तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, 1 + x बट्टे में 2। यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, प्लस का 1 इधर के माइनस का 1 हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 3, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 3, ठीक है। उसी तरीके से पुनः ये जो है -3 किसके बराबर है, 4 + y बट्टे में 2। गुणा करेंगे 4 दूनी 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 4 इधर के माइनस का 4 हो जाएगा, -6 -4 -10। तो y का मान कितना हो जाएगा, -10। ठीक है, आ गया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। कह रहे सभी खंड करने हैं आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। और ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं। तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं, माना 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने उसका उल्टा मान लिया। तो अगर अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों, सॉरी, अपरिमेय सिद्ध करना उसका उल्टा मान लेते, परिमेय संख्या मानते हैं। परिमेय संख्या है, तो अगर ये 2 बट्टे अंडर ये चीज़ अगर एक परिमेय संख्या है तो इसे मैं p/q के रूप में लिख सकता हूँ, जहाँ पर q का मान कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। और pq क्या होता है, p और q आपके पूर्णांक होते हैं। और हम जानते हैं कि p और q का अगर HCF निकालोगे तो वो 1 आना चाहिए। इन बातों को हमेशा वो मानता है। अगर इनमें से कोई सी भी एक बात संतुष्ट नहीं हो पा रही तो वो फिर परिमेय संख्या रहेगा ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ हम जानते हैं। अब आगे क्या है, ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। लॉजिक क्या है कि अंडर रूट वाले को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। प्लस का 2 इधर आगे माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इसको डब्बे में बंद कर दो और इसको समीकरण 1 लिख देते हैं। अब आप जानते हैं कि p/q एक परिमेय है, 2 भी एक परिमेय। परिमेय से परिमेय जोड़ो या घटाओ, परिमेय ही रहता है। ये परिमेय है और हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वही चीज़ हम लिखेंगे, चूँकि p/q - 2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये जानते हैं। सो देखो बच्चों, कभी ये हो सकता है क्या कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर हो जाए, कभी नहीं हो सकता। तो लिख देंगे अतः समीकरण 1 से, ठीक है। √3 कभी बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि ये चीज़ गलत है। तो यहाँ लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए 2 + √3 एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अगर कॉस थीटा का मान इतना हो तो इसका मान क्या होगा। देखो यहाँ टेन थीटा है ना, और यहाँ साइन और कॉस है, तो कॉस दे रखा है, साइन का मान निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो टेन भी मिल जाएगा। तो पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस का मान कितना है, 4/5, वो हमने यहाँ रखा, वर्ग लगा दो। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 25 एक कम 25 माइनस 16, तो 25 में से 16 घटाएंगे 9/25, तो 9 का वर्गमूल होता है 3, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। ठीक है, साइन थीटा का मान मिल गया। अब आ जाओ, हमें टेन थीटा का मान भी चाहिए होगा। टेन थीटा जो होता है बच्चों, वो होता है साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। साइन का मान क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में अभी हमें मिला है 3/5, और कॉस का मान कितना है 4/5, बट्टे में 5 दोनों में कटा, तो ये आ गया 3/4। साइन कॉस टेन सबका मान मिल गया। प्रश्नानुसार जो मान हमें निकालना है वो क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है जी, साइन थीटा का मान कितना है हमारे पास, साइन थीटा का मान क्वेश्चन में अभी हमें मिला 3/5, कॉस थीटा का मान कितना है 4/5, टेन थीटा का मान है 3/4 का वर्ग। तो देखो 7 12 आ जाएगा, 5 × 25 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। ठीक है, 25 और 16 का गुणा कर देंगे। ठीक है, नीचे आ जाएगा 25 × 16, इसकी गुणा इसके साथ 12 × 16, और यहाँ आ जाएगा 9 × 25। ठीक है, अब जोड़ घटाना गुणा भाग यही सब करना है, और ये बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ, हल करते हैं। तो 12 को गुणा करना है आपको 16 से, 12 × 16 192 होता है। 25 नम्मा कितना होता है बेटा, 25 नम्मा 225। ठीक है, और 25 को गुणा करना है 16 से ना, 400, तो ऊपर आ जाएगा, जोड़ोगे तो 225 है, उसमें हमें जोड़ना है 192, 417 बट्टे में है 400, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे यदि बिंदु इतना 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 संरेख है तो हमें यह सिद्ध करना है। संरेख का मतलब होता है तीनों बिंदु एक ही तल में। ठीक है, जो बिंदु है हमारे पास a, 0, 0, b और 1, -1, ये जो तीनों बिंदु है ना वो एक ही तल में है। ठीक है, कहाँ है, एक ही तल में है, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर एक ही तल में। हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, हमें 1/a माइनस का 1/b किसके बराबर है, 1 के बराबर, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्या है, x1, ये y1, x2 y2, x3 y3 संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तीनों बिंदुओं का 0 होगा। चूंकि यह संरेख है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र रखिए, x1 y2 - y3, x2 y3 - के y1, x3 y1 - के y2, ये होता है 0 के बराबर। ठीक है, देखो ये 1/2 है, गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, तो 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 हो जाता है, तो उसका खेल ख़त्म। तो मान रखेंगे यहाँ पर, x1 का मान a, y2 का मान b, y3 का मान -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा। x2 हमारा 0 है। ठीक है, y3 कितना है, -1, y1 है आपका 0।
x3 आपका 1 है, y1 आपका 0 है, y2 आपका b है। ठीक है, तो देखो यहाँ से सिर्फ यहाँ से बचेगा ए बी प्लस ए, ये तो 0 हो गया, और यहाँ से माइनस के बी। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ बच रहा है ए बी बराबर इधर जाके माइनस का भी प्लस का हो जाएगा, प्लस का या माइनस का हो जाएगा। ए बी से भाग देने पर दोनों तरफ भाग दे दो, ए बी के बट्टे में ए बी। ठीक है जी, तो देखो ए बी एक कम ए बी, बी से बी कटा, ए से ए कटा, इधर बचा एक, इधर एक बट्टा ए, इधर आ गया एक बट्टे बी। यही तो आपको सिद्ध करना था कि एक बट्टा ए माइनस एक बट्टा बी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, यही आपको सिद्ध करना था, आराम से हो गया, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से f का मान ज्ञात कीजिए। प्राप्तांकों का जो माध्य है वो 25 है, माध्य 25 पहले से ही दे दिया है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, ये हमें हल करना है। तो इस हम पहले क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। ये वर्ग अंतराल आ जाएगा, ये f का मान आ जाएगा, यहाँ x का मान निकालेंगे और फिर नेक्स्ट कॉलम जो आ जाएगा fx का आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है। देखो सबसे पहले यहाँ हमारे पास प्राप्तांक यानी वर्ग अंतराल, विद्यार्थियों की संख्या यानी कि f, फिर हमें x निकालना पड़ेगा, फिर fx का कॉलम। ठीक है, वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, फिर हमें f का मान जो दे रखा है वो है 6f, फिर 6, फिर 10, फिर 5। माध्य पहले ही दे रखा है। ठीक है, क्या दिया है, माध्य, माध्य में दे रखा है 25। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट काम जो हमें करना होता है वो x निकालना होता है। x निकालते हैं, वर्ग अंतरालों को जोड़ के आधा करो, 0 और 10 को जोड़ोगे 10, 10 का आधा होता है 5, तो ये तो बच्चों 5 आ गया, और सभी में 10 10 का अंतर है, तो अब 10 10 जोड़ते जाओ, तो ये आ जाएगा 15, 25, 35, 45। अब आपको fx चाहिए। ठीक है, fx चाहिए तो गुणा करना पड़ेगा, 6 पंजे 30, ये हो जाएगा 15f, 25 छंग 150। ठीक है, ये हो जाएगा 350, और लास्ट में 45 गुणा 5, तो ये आपका होता है 225। जोड़िए 350 और ये 150, कितना हो जाएगा 500। ठीक है, 500 और ये आ जाएगा 255। ठीक है, 500 में जोड़ लीजिए 255, हाँ 255, तो ये आपका आ जाएगा 755, और प्लस में ये 15 जुड़ जाएगा 15f। अब आपको सिग्मा f भी चाहिए। देखो बच्चों 10, 16 और 5 21, 21 और 6 27, प्लस में f। ठीक है, तो हम लगाएंगे प्रत्यक्ष विधि माध्य निकालने के लिए, तभी इतना ही कॉलम। प्रत्यक्ष विधि में f जो माध्य बराबर होता है वो होता है सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। माध्य हमें प्रश्न में दे रखा है 25। ठीक है, और सिग्मा fx हमें मिला है 775, और ये है 15f, और सिग्मा f हमारे पास है 27 प्लस के f। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बच्चों, एक से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं वही आ जाता है 775 प्लस 15f। 25 गुणा 27 ये होता है 675, 25 गुणा f 25f। संख्याओं को एक तरफ लिखो, 675 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और 25f है माइनस प्लस का 15 इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 775 में से 675 घटाएंगे तो 100 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 10f। ठीक है, 10 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 0 0 का f का मान कितना आ जाएगा बच्चों 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न में आ जाओ। कह रहे सभी खंड करने हैं आपको। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार हैं। बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर है और कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 लीजिए। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार हैं। बेलनाकार ठोस है, मैं आपको आकृति बना के दिखाऊं। ये आपका बेलन है, ठीक है। आधार और शिखर, आधार का मतलब ये वाला, शिखर का मतलब ये, उसके दोनों ऊपर ना क्या लगे हैं, अर्धगोलाकार अर्धगोला लगा पड़ा है इसके ऊपर। यहाँ से अर्धगोला लगा पड़ा है और यहाँ से भी अर्धगोला लगा पड़ा है। तो आकृति देखिए, अगर ठोस का मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो अर्धगोला एक इधर से एक है, इधर से एक है और बाहर बाहर से ये हमारा बेलन है, ठीक है। इस आकृति की जो कुल ऊंचाई, टोटल ऊंचाई, वो 30 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और जो व्यास दे रखा है बेलनाकार भाग का व्यास, वो हमें यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये भी आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो जो बेलन की ऊंचाई होगी, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी बेलन की, वो क्या होगी, वो जब टोटल में से यहाँ से 7 और यहाँ से 7 कम कर देंगे, 7 और 7 14, वो आ जाएगी। तो 30 माइनस के 14 तो आ जाएगी 16, ठीक है, बेलन की ऊंचाई। सब कुछ मैंने चित्र में ही समझा दिया, आप तो लिख ही लोगे आगे दे या फिर जो भी है। तो कुल मिला के हमारे पास जो त्रिज्या है, त्रिज्या अर्धगोले के बेलन की समान होगी। व्यास 14 था तो त्रिज्या उसकी आधी 7 सेंटीमीटर हो गई। और जो ऊंचाई है बेलन की, ऊंचाई बेलन की होती है सिर्फ इसमें, तो वो कितनी आई हमारी, 16 सेंटीमीटर आई। प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्नानुसार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होगा बेटा, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh और अर्धगोले का होता है 2πr²। तो 2πr उभयनिष्ठ है, यहाँ से h और यहाँ से 2r बचा। पाई का मान 22/7 लेना है और त्रिज्या हमारे पास 7 है। h का मान 16 है और r का मान 7 है। 7 से 7 घटा 22 दूनी 44, 7 दूनी 14 और 16 कितने हो गए, 30। ठीक है, आपको 44 को गुणा कर देना है 3 से। 44 दिया 132, पीछे से 0। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना था, क्षेत्रफल के सेंटीमीटर की यहाँ तो आंसर आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे हैं चित्र में ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के समरूप है, ठीक है, और ये मान दे रखे हैं। तो CA और AQ की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, इन दोनों की लंबाई ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज APQ के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, यानी कि AB बट्टे में AP बराबर होगा BC बट्टे के PQ बराबर होगा AC बट्टे में AQ। ठीक है, अब जरा मैं मान रख के देखता हूँ। क्वेश्चन में AB का मान कितना है, 6.5। AB है या B है, बात एक ही है, 6.5 और AP का मान है 2.8। ठीक है, BC का मान 8 है और PQ का मान 4 है। ठीक है, फिर हमें दे रखा है AC हमें ज्ञात करना है और AQ की लंबाई भी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये जो AC है और ये जो AQ है, ये दोनों लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं इसको हम। AC और AQ की लंबाई आपको ज्ञात करनी है।
ठीक है। तो 10 एक स्थान के बाद यहाँ इधर भी एक स्थान के बाद ए सी बट्टे ए क्यू। ओके, तो ये अगर काटें 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, अगर इन दोनों को लेके चले हम, चूँकि 2 बट्टा ए क्या है, ए सी बट्टा ए क्यू है कि नहीं? बिल्कुल है। यानी कि जो ए सी एक कम ए सी जो है वो 2 ए क्यू के बराबर है। ए सी जो है 2 ए क्यू के बराबर दिख रहा है हमें यहाँ से। तो अगर ए क्यू निकल गया तो बाकी चीज़ भी निकल जाएगी हमारे पास, है ना। सो मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको बराबर ले सकता हूँ क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। चूँकि 65 बट्टे 28 समरूप है ना, मैंने सही लगाया ना प्रश्नानुसार ए बी सी ए पी क्यू, ठीक है। 65 बट्टे 28 है, ए बी का मान कितना है 6.5, ए बी 2.8। जैसा क्वेश्चन में दे रखा है बेटा वैसे ही मैं कर रहा हूँ, लॉजिक में वही लगा रहा हूँ, ए सी बट्टे ए क्यू है, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ ए सी की जगह मैं 2 ए क्यू रख सकता हूँ, लेकिन इससे फ़ायदा नहीं मिलेगा मुझे। किसी तरीके से ए क्यू मिल जाता तो बात बन जाती, बट इससे तो सारा कट पिट जा रहा है ना, उससे कट पिट जा रहा है। तो कैसे कर सकते हैं बच्चों, ये मैंने बहुत ट्राई किया, ठीक है, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन मिस्टेक है, ये जो सिमेट्री हमें दे रखी है ना, ये मिस्टेक है। आई एम श्योर ये जो चीज़ दे रखी है वो 100% गलत दे रखी है आपके ये क्वेश्चन में, क्योंकि अगर ये चीज़ इसके समरूप है तो यही चीज़ हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो यही चीज़ हो सकता है और उससे आंसर्स नहीं निकल सकता। जो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, मेरा 100% दावा है, इस प्रश्न में ये जो चीज़ दे रखी है ना, इसमें गड़बड़ दे रखा है। अगर ये चीज़ सही करके दे तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर जिस बच्चे ने अटेम्प्ट किया होगा ना तो उसको पूरे नंबर मिलेंगे। और ये मेरा दावा है, आप किसी भी बड़े से बड़े मैथ्स टीचर से आप दिखा लीजिए इस मेरे वीडियो को, 100% दावे के साथ कह सकते हो ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत दे रखा है, इसी वजह से ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और यही है, अगर यहाँ से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हुआ है तभी ये चीज़ सॉल्व, अगर सही दे रखा होता तो सॉल्व हो जाता। यहाँ पर कुछ गड़बड़ दे रखी है, ठीक है, क्योंकि समरूप वाले प्रश्न में इस चीज़ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिमेट्री अगर सही नहीं होगी तो आंसर्स कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे 2 अंकों के एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या 27 अधिक हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, 2 अंकों की संख्या है ना, इकाई का अंक, दहाई का अंक, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इकाई का अंक, ये हो गया दहाई का अंक। मान लेते हैं इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी 10y + x, ये उसका विस्तारित रूप होगा, ठीक है। और ये हमारी वास्तविक संख्या है, ठीक है, ओके। तो बदलने पर क्या हो जाएगी, प्रश्न में बोला गया ना बदलने पर संख्या क्या होगी, चेंज कर दो, x इधर आ जाएगा y उधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगी 10x + y, ये बदलने पर होगी। प्रथम शर्तानुसार, क्वेश्चन बहुत शानदार है और इजी सा प्रश्न है। प्रथम शर्त में ये बोला गया है कि अगर संख्याओं को अगर हम जोड़ देते हैं ना तो अंकों का योगफल 9 होता है, इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ने पर 9 मिलता है हमें, ये प्रथम शर्त में बोला गया है, ठीक है। द्वितीय शर्त में क्या बोला जाता है, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में हमें ये बोला गया है कि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या, जो संख्या तुमने बदलने पे मिली है, क्या मिली है बदलने पर तुम्हें मिली है 10y + x, ये जो संख्या है वो किसके बराबर हो जाती है, दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है, ठीक है, दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है, ठीक है। यानी कि अगर बदल देते हैं तो दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है, यानी कि ये संख्या बड़ी हो गई है और ये संख्या छोटी है,
बड़ी हो जाती है, मतलब इसमें से अगर ये वाला घटाओगे तो अंतर कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, अंतर कितना आएगा, 27 आएगा, ये हुआ। ठीक है, यानी कि यहाँ से देखिए ये चीज़, जो अंक आपने बदला है ना, वो बदलने पे जो संख्या आपको मिली है 10x + y, उसमें से जो दी गई संख्या उसको अगर आप घटाते हो 10y + x, तो उसका जो अंतर आता है वो 27 आता है। 27 अधिक हो जाती है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी वाली होगी, घटाओगे तो 27 आएगा। 10x में से x घटाओगे 9x, y में से 10y घटाओगे 9y, 27, 9 बनिष्ठ है, तो 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, ठीक है ना, ये y है। ठीक है, सो 9 से कटेगा 9 3 27, तो x - y बराबर आ जाएगा 3। ये समीकरण नंबर दूसरा आ गया। समीकरण 1 और 2 को हल कर लो। समीकरण 1 व 2 से हल करेंगे। x + y बराबर 9 है, x - y बराबर 3 है, जोड़ेंगे x और x 2 हो जाएगा, 9 3 12, 2 6 12, x का मान आ गया 6, तो इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। x + y का मान हमारे पास कितना है, 9 है, x की जगह पर 6 रख दीजिए, प्लस का 6 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 3। ठीक है, तो जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 36। संख्या कितनी होगी बच्चों, 36 होगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। गौर नंबर पे आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है, कुछ दिन पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में सॉल्व कर रहा था। कह रहे एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। ठीक है, पृथ्वी तल से किसी बिंदु से चिड़िया का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। तो जितना पहले पढ़ा उस पर आधारित एक चित्र बना लो। ये ज़मीन है, ये पेड़ है। ठीक है, चिड़िया बेचारी यहाँ बैठी हुई है। ठीक है, तो किसी बिंदु से, मान लेते हैं इस बिंदु से हम देख रहे हैं, इस बिंदु का नाम P दे दूँ, तो चिड़िया को देखने पर जो उन्नयन कोण बनता है ना, वो कितना बनता है, 45 डिग्री बनता है। ठीक है, फिर क्या बोला गया, आगे बढ़ते हैं। चिड़िया क्षैतिज से दिशा में इस प्रकार उड़ती, क्षैतिज मतलब ये इस तरीके से उड़ती हैं कि पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। कि अभी जितनी ऊंचाई पे है ना 80 मीटर, जब आगे भी उड़ती है तो उतना ही 80 मीटर ही रहता है। इस तरीके से मस्त तरीके से उड़ रही है, तो ये 80 मीटर का है। तो बाद में जब वो आगे चलती है ना, तो ऊंचाई मेंटेन रखती है वो अपनी, हाँ, जैसे लड़कियां फिगर अपनी मेंटेन रखना चाहती हैं, ये बेचारी चिड़िया क्या कर रही है, अपना डिस्टेंस मेंटेन रख रही है, ऊंचाई मेंटेन रख रही है। ठीक है, तो उस कुछ टाइम बाद, 2 सेकंड बाद, ठीक है, अभी यहाँ थी, 2 सेकंड बाद यहाँ पहुँच जाती है। तो ये जो समय है ये 2 सेकंड दे रखा है, 2 सेकंड बाद यहाँ जाती है, तो 2 सेकंड बाद जब आ जाती है तो कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है उन्नयन कोण। ठीक है, तो बनाइए उन्नयन कोण, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री। चिड़िया की उड़ने की चाल ज्ञात करनी है। चिड़िया किस चाल से उड़ रही है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है जी, सो इसको हमने क्या बोला है बच्चों, P बोला है ना, तो इसको QRST बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये इस दूरी को मैंने x मान लिया है और इस दूरी को मैंने y मान लिया है। ठीक है, पहले छोटे वाले त्रिभुज में आ जाएंगे। समकोण त्रिभुज हल करो, आंसर मिल जाएगा। त्रिभुज PQT में ये पता है, ये निकालना है। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा बच्चों, हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है। समय दे रखा है, बस दूरी पता चल जाए, ये दूरी पता चल जाए y, समय दे रखा तो चाल मिल जाएगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बट्टे समय। चिड़िया के उड़ने की चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो बस दूरी पता चल जाए, ये y पता चल जाए तो बात बन जाएगी। तो देखो बच्चों, हमें QT पता है और हमें PQ निकालना है। संबंध लगाएंगे, कोण के सामने वाली भुजा लंब, ठीक है, ये आधा लंब बटे आधा tan थीटा, थीटा है छोटे वाले में 45 डिग्री, QT है 80, PQ का हमने x माना है, tan 45 का मान x 1 कम x, x का मान कितना हो गया, 80 मीटर आ गया।
तो इतनी दूरी भी 80 होगी। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज पी आर एस में। ये 80 पता है और ये हमें निकालना है। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एस आर बट्टे पी आर, लंब बट्टे आधार टेन थीटा, थीटा का मान 30 दे रखा है, एस आर है 80, पी आर कितना होगा, इतना प्लस इतना, यानी कि एक्स प्लस वाई बच्चों, और 30 का मान 1/10√3 होता है, तिरछे गुणा करोगे एक्स प्लस वाई एक कम एक्स प्लस वाई, यहाँ से गुणे में आ जाएगा 80√3। हमें y का मान चाहिए प्लस का एक्स, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का एक्स। ठीक है, तो x का मान रख दीजिए, x का मान कितना 80 है, 80 उभयनिष्ठ निकालोगे यहाँ से √3 माइनस के 1, और हल करेंगे यहाँ पर, √3 का मान है 1.732, उसमें से घटाना है मुझे 1, तो 80 गुणा 1 घटा देंगे तो 0.732। ठीक है ना, अब 80 को गुणा करना है आपको 0.732 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 58.56 मीटर। ठीक है, अतः चिड़िया की चाल, अब चाल निकालनी है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। ठीक है, दूरी कितनी है 58.56 और समय आपका 2 सेकंड है। काटो, 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, इतना मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगी चिड़िया की चाल 29.28 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ब्लर टाइप है ना, मैं पढ़ देता हूँ। एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है, फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे समय में तय की गई है तो प्रारंभिक औसत चाल क्या थी। काफ़ी शानदार जानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन एकदम। देखो बेटा, आपके पास एक ट्रेन है, ये आपके पास एक रास्ता है। ठीक है, तो रेलगाड़ी चल रही है छुक 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 करके, ये आपकी रेलगाड़ी है, ये डब्बे हैं उसके। ठीक है, ये आपकी रेलगाड़ी है। मान लेते हैं कि जो औसत चाल है इस रेलगाड़ी की, माना रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, ये चीज़ हमारे पास है। पहली बारी में आ जाओ, प्रथम शर्तानुसार जो समय है बेटा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। औसत चाल से चल रहा है पहली स्थिति में, दूरी कितनी चल रहा है पहली बार में 63, और चाल आपकी x ही है, 63 बट्टे x पहला जो समय है। ठीक है, द्वितीय शर्त में आ जाओ, द्वितीय शर्त में जो टाइम लगता है वो निकाल लेते हैं। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या है, दूरी आपके पास 72 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, 72 किलोमीटर होती है, और जो चाल है ना 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है, तो पहले जितनी थी उससे 6 किलोमीटर बढ़ा दो, बढ़ा दिए, समय T2 आ गया। कह रहे हैं यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई है, पहले चला वो 63 किलोमीटर, फिर बाद में चला 72 किलोमीटर, ये जो समय लगा और ये जो समय लगा, इन दोनों को अगर जोड़ोगे, ठीक है, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो कितना मिला है हमें मिलता है 3 घंटे का समय, 3 घंटे समय लगता है। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कुल समय लगा 3 घंटा, यानी कि T1 + T2, 3 घंटे का समय लगा है। तो T1 का मान कितना है 63 बट्टे x, T2 का मान है 72 बट्टे x + 6, ये 3 है। ठीक है, 3 से काट सकते हो आप उभयनिष्ठ लेके। ठीक है, 3 से कट जाएगा, ऐसे मत काटो, 3 से ऊपर से उभयनिष्ठ ले लो। 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 चौके 12,
यहाँ से 3, 3 एक कम 3, ठीक है। लॉस ऑफ आ जाएगा नीचे से x, x इसके गुणा इसके साथ, तो ये आ जाएगा 21x, 21 छंग 21 गुणा 6 कितना होता है 126, फिर 24x, इधर तो एक ही है, तो 21 और 24, ठीक है। गुणनखंड करना है नीचे से, तो देखो बेटा क्या आ गया 21 और 24 कितना हो गया 45x, और ये है 126 बट्टे में x² प्लस 6x बराबर 1, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, तिरछे आपको निकालना है x का मान, तिरछे गुणा कर देंगे, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये x² प्लस 6x बराबर आ जाएगा 45x प्लस 126, 6 प्लस का 45 इधर के माइनस का हो जाएगा, और प्लस के 126 इधर के माइनस का, घटाएंगे 45 में से आप 6 घटाओगे तो 39 बचेगा, और यहाँ से 126, ये आपको एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसको हल कीजिए और फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए इसका गुणज 1 है, इसका गुणज ये 126 है, ऐसी दो संख्या लेनी है जिसको गुणा करें तो 126 है और घटाने पर 39 मिले, 42 तियाँ, 42 तियाँ 126, 42 में से 3 घटाओगे तो 39 आ जाएगा, ठीक है। तो 42 और 3, 42 घटाना है 3x, गुणा कर देंगे, मतलब माइनस अंदर गुणा करोगे 42x माइनस माइनस प्लस 3x, आपको दो जोड़े मिल गए, यहाँ से एक जोड़ो यहाँ से एक जोड़ो, पहले जोड़े से सिर्फ x उभयनिष्ठ, x बाहर आ गया तो यहाँ 42 बचेगा, यहाँ से 3 उभयनिष्ठ आएगा, यहाँ 42 बचेगा। देखो ये चीज़ समान है, गुणनखंड बनाएंगे, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकालना है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। तो देखो यदि x माइनस 42 बराबर 0, तो माइनस का 42 इधर आके प्लस का 42 हो जाएगा, ये आंसर है किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा वाला आंसर क्यों नहीं मैं दिखाता हूँ। यदि x प्लस 3 बराबर 0 लोगे तो प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, जो कि अमान्य, स्पीड कभी माइनस में नहीं होती, ठीक है। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा, या तो ये करना है या तो ये करना है। निम्न समीकरणों को हल कीजिए, ठीक है। सो देखो बेटा इसके बट्टे में x-1 है, इसके बट्टे में भी x-1 है, इसके बट्टे में y-2 है, इसके बट्टे में भी y-2 है, तो मान लेंगे ये हमारा समीकरण 1 है, ये 2 है। माना एक के बट्टे में x-1 a है और एक के बट्टे में y-2 b है। समीकरण 1 से, और यहाँ लिखता हूँ समीकरण 2 से, देखो ये हो जाएगा 5a प्लस है 4b 3, समीकरण नंबर 3, और समीकरण 2 क्या हो जाएगा 6a माइनस के 3b बराबर 1, समीकरण नंबर 4, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये चीज़ आ गई। अब आपको हल करना है, ठीक है ना। हल करना है कैसे, देखो किसको हटाओगे b को, तो आप देखो बेटा यहाँ 3 है, यहाँ 3 से गुणा करो, यहाँ 4 है, इससे 4 से गुणा, b को हटा देते हैं, पहले a b का मान निकालोगे तभी जाके हल होगा ना। तो हल करते हैं समीकरण 3 तथा 4 से, 3 से गुणा करेंगे 5 तिया 15a, 4 तिया 12b, 3 तिया 9, फिर 4 से गुणा करेंगे 4 छंग 24a, 7 तिया 12b, और 4 एकम 4, जोड़ेंगे 4 और 5 9, 2 और 1 3, 39a, कटाइए, और 9 और 4 13, ठीक है। तो 39 गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा, 13 एकम 13, 13 तिया 39, तो b का मान आ गया 1/3। b का मान समीकरण नंबर 3 में रख दूँ, 6a माइनस का 3b बराबर 1,
तो b का मान है 1/3, 3 ये कटा, माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो ये है 2, 6 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो a का मान भी आ गया 1/3। ए और बी के दोनों मान सेम टू सेम आए हैं। आगे हल करेंगे, चूँकि 1/x-1 ए था, तो ए का मान है 1/3, 3 गुना करोगे x-1 1 कम x-1, 3 1 कम 3, माइनस का 1 इधर आगे प्लस का 1 हो जाएगा, x का मान 4 आ जाएगा। पुनः हमारे पास दूसरा क्या था बेटा, 1 के बट्टे में y-2, ये b के बराबर था और b का मान भी वही आया है, तो 1/3, 3 से गुणा करके y-2 1 कम y-2, 3 1 कम 3, माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो y का मान क्या आ जाएगा बच्चों 5। आराम से हो गया, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं एक त्रिभुज खींचिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो। अब एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जो पहले वाले त्रिभुज के संगत भुजाओं के 3:5 गुनी हो। तो ये NCERT एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन है और कंप्यूटर में मैं करवा नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, तो इसको मैंने अलग से पहले ही करवा रखा है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। ओके, या फिर दूसरा करना था, दूसरा वाला तो बहुत ही आसान है। कह रहे एक सम द्विबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB भुजा AC बराबर है, बिंदु P से भुजा AC पर BD लंब डाला गया है, तो आपको ये चीज़ सिद्ध करनी है, ठीक है। आपको ये चीज़ क्या करनी है बेटा, सिद्ध करनी है। तो या तो ख ऑप्शन करना था या दूसरा वाला ऑप्शन करना था। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो ये वाला ऑप्शन ईजी है, ठीक है। तो पहला वाला करोगे तो ज़्यादा चांसेस है फटाफट से आप कर भी लोगे और आपका आंसर भी आ जाएगा। ओके बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आपको दूसरा वाला पार्ट अगर करना है, आपका वैसे इतना आसान क्वेश्चन तो होगा नहीं क्योंकि 6 नंबर में आ रखा है, इस साल 8 नंबर में आएगा, तो ये कैसे होगा। तो जो चीज़ बोली है मैं, चलो लास्ट क्वेश्चन है सॉल्व करते हैं। आपके पास एक सम द्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। समद्विबाहु है जिसमें क्या दे रखा है, 2 भुजा बराबर होती है, ये A, ये B और C। हमें AC और AB बराबर दे रखे हैं, ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर दे रखा है, AB भुजा है AC के बराबर है, और B से AC पर BD लंब है, B से, ठीक है ना, B से AC पर लंब डाला हमने, BD, इस भुजा का, इस पॉइंट का नाम D है, ये लंब डाला हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लंब जैसे डालोगे मतलब ये वाला कोण 90 अंश का होगा और ये वाला भी 90 अंश का होगा। हमें सिद्ध क्या करना है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, हमारे पास BC स्क्वायर जो है 2AC गुणा DC है, BC स्क्वायर जो है 2AC गुणा DC है, ठीक है। ये हमें हमारा आराम से इसको सिद्ध करना है। ओके, BC स्क्वायर, BC कहाँ है बच्चों, ये है BC स्क्वायर है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, इस त्रिभुज को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो पहले त्रिभुज में आ जाते हैं, चूँकि त्रिभुज BDC में, ठीक है, BDC में कौन सा नियम लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो BC का जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा DC का वर्ग प्लस BD का वर्ग, समीकरण नंबर 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट वाले हिस्से पे आ जाओ। हमें प्रूफ में BC स्क्वायर चाहिए ना, ओके। दूसरा संपूर्ण त्रिभुज इधर बन रहा है, इधर को भी ले लेते हैं हम, त्रिभुज BDA में,
अगर यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये आ जाएगा ए बी का वर्ग किसके बराबर, ए डी का वर्ग, ए डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। ठीक है, ये चीज़ हमें मिल जाएगी। ठीक है, ओके। समीकरण ये एक होगा, ये दूसरा हो गया। ओके, अब देखो एक चीज़ अगर हम करें, इन दोनों में कौन सी भुजा, इसमें बी डी भी आ रहा है, तो अगर मैं बी डी निकालूँ प्लस का डी इसी तरह के माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर बी डी स्क्वायर बचेगा। इसको समीकरण एक मान लो और यहाँ ए बी स्क्वायर माइनस का ए डी स्क्वायर, इधर बी डी स्क्वायर बचेगा। ये समीकरण 2 है। अगर मैं इन दोनों की तुलना कर दूं, ठीक है, दोनों समीकरणों की क्या कर दूं, तुलना कर दूं। समीकरण 1 हुआ 2 से, ये चीज़ इसके बराबर आ जाएगी, ए बी स्क्वायर माइनस के ए डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस के डी सी स्क्वायर। तो मुझे सिद्ध करने में बी सी चाहिए ना, तो बी सी स्क्वायर को एक तरफ रखो और बाकी सबको दूसरी तरफ। ये माइनस के तरह के प्लस का हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर माइनस के ए डी स्क्वायर। ये हमें मिल गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखिए ए सी, ये जो ए सी है, देखिए बी सी स्क्वायर हमारा मिल जा रहा है हमको। आप जानते हैं बच्चों ए बी और ए सी बराबर है, तो मैं ए बी की जगह क्या रख सकता हूँ, ए बी की जगह में ए सी रख सकता हूँ, यहाँ रख दूंगा। तो ये हो जाएगा ए सी का वर्ग, यह है डी सी स्क्वायर माइनस के ए डी स्क्वायर। क्योंकि ये चीज़ मुझे लानी है प्रूफ में, 2ac इंटू डी सी, तो कुछ तोड़ फोड़ तो करना ही पड़ेगा राइट साइड में। अच्छा, ए सी जो है बच्चों, ये जो ए सी है उसको मैं लिख सकता हूँ ए डी प्लस डी सी, है कि नहीं। तो ए सी की जगह मैं लिख सकता हूँ ए डी प्लस डी सी, इधर क्या है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या है आपका डी सी है, इधर है आपका है ए डी। ओके, इसको मैं खोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस के 2AD DC। 2AD DC आपको प्रूफ में लाना है। देखो यहाँ पर नहीं, AC DC लाना है ना, AC DC लाना है। अच्छा, इसमें थोड़ा देखते हैं। और फिर बाहर क्या है यहाँ पर DC स्क्वायर माइनस के AD स्क्वायर, तो माइनस का प्लस का ये कटा, यहाँ से बचा DC स्क्वायर प्लस के 2AD गुणा DC प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, तो DC स्क्वायर DC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2DC स्क्वायर। अब आता हुआ आंसर दिख रहा है मुझको। ठीक है, तो उभयनिष्ठ क्या है, 2 और DC दोनों में उभयनिष्ठ है, तो 2DC हमने उभयनिष्ठ ले लिया। अंदर क्या बचा DC और यहाँ से बचा AD। देखो DC और AD किसके बराबर है, AC के बराबर है, तो यहाँ 2DC गुणा ये आगे AC। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड, आराम से हो गया। तो इस तरीके से पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया, एक एक क्वेश्चन जो अथवा में फतवा में जो भी था वो सब हमने कर लिया बच्चों। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ये, और ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें हर जगह।